गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शंस का जो टेस्ट है आपका उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस, अगर रिडॉक्स रिएक्शंस के हम टेस्ट पेपर की बात करें तो उसमें हमारे पास 18 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको टेस्ट पेपर में दिए थे। तो उन 18 क्वेश्चंस के ऊपर हमें डिस्कस करना है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आपको उसने दिया है कि NaCl NaBr प्लस HCl क्या बन रहा है आपका NaCl प्लस HBr। सेकेंड उसने आपको दी है HBr प्लस AgNO3 से आपका बन रहा है AgBr और प्लस HNO3। थर्ड रिएक्शन उसने आपको दी है H2 प्लस Br2 से आपका क्या बन रहा है 2HBr। और फोर्थ रिएक्शन उसने आपको दी है Na2O प्लस H2SO4 से आपका बन रहा है Na2SO4 प्लस H2O। तो उसने पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो टाइम नहीं लगाना है उसमें, मैं तो आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। डायरेक्टली आप कैसे देख सकते हैं, देखिए जिन रिएक्शन में साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है सॉल्ट फॉर्मेशन, वो रिएक्शन कभी भी आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं हो सकती। वो रिएक्शंस आपकी कभी भी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होगी जिसमें साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जिनमें साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो रिएक्शंस कभी भी रिडॉक्स नहीं हो सकती है, याद रखना, वो कभी भी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होगी। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का पता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, पहले ही देखते पता चल रहा है। क्योंकि अगर NaCl की बात करें तो NaCl क्या है आपका सॉल्ट, ये रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होगी। अगर हम AgBr की बात करें तो ये भी कैसा है आपका सॉल्ट, और सॉल्ट कभी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। जिनमें भी सॉल्ट बनेगा वो कभी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। अगर हम Na2SO4 की बात करें तो Na2SO4 भी क्या होता है आपका सॉल्ट। तो अगर हम बात करें तीनों की तो ये कभी भी आपका रिडॉक्स रिएक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन हम HBr की बात करें तो ये सॉल्ट नहीं है, ये क्या आपका एक हेलोजन एसिड है। तो जब ये सॉल्ट नहीं है तो ये ऑलवेज किसको फॉलो करेगा, रिडॉक्स को फॉलो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है। सॉल्ट फॉर्मेशन में याद रखिए जब भी हमारे साथ मेटल के पास हेलोजन या सल्फेट आ जाए तो वो कंडीशन डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो क्या है आपका सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी मेटल के साथ हेलोजन है, यहाँ पे भी मेटल के साथ हेलोजन और यहाँ पे मेटल के साथ सल्फाइट है। तो अगर मेटल के साथ हेलोजन या सल्फेट आ रहा है सॉल्ट, और सॉल्ट कभी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को फॉलो नहीं करता है। अब हम एक करके भी दिखा सकते हैं कैसे फॉलो नहीं करता है। देखिए यहाँ पे NaBr है, NaBr प्लस HCl और क्या बन रहा है आपका NaCl और प्लस HBr। अगर हम इस NaBr को NaCl से मिलाएं तो क्या हाफ रिएक्शंस बनेगी, NaBr से क्या बनेगा आपका NaCl। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन निकालें तो यहाँ पे भी Na कितना है +1, और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो Na कितना है +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो किसी भी टाइप की रिएक्शन ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि सॉल्ट फॉर्मेशन में कभी भी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो देखो ईजिली शो हो रहा है H2 प्लस Br2 से आपका क्या बना है 2HBr। तो यहाँ पे क्या है H2 से अगर हम H को मिलाएं तो H2 से HBr, तो ये तो फ्री स्टेट में है। अब जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन कितना होता है 0। तो यहाँ पे ये तो 0 है, और हम इसको निकालें तो x Br पे कितना होता है -1 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना आ गया +1। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना आ रहा है +1। मोल बैलेंस तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। और हम इसकी बात करें तो ये किसको फॉलो करेगा रिडक्शन को। इसको भी करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है Br2 है, Br2 से क्या बन रहा है HBr। तो यहाँ पे Br2 0 है। अब हम इसको निकालेंगे क्योंकि ब्रोमीन से ब्रोमीन मैच करेगा। अब हाइड्रोजन पे कितना होता है +1,
प्लस एक्स इक्वल 0, तो एक्स इक्वल कितना आ गया -1। तो Br2 से आपका क्या बन रहा है, Br निगेटिव, कितने मोल है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अगर एरो से पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सॉरी इधर -2 तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, रिडक्शन हो गया। तो ऑलवेज याद रखिए, अगर एरो के बाद इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर एरो के बाद इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और एरो से पहले आ रहा है तो रिडक्शन। याद रखेंगे आप, ओके। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जिनमें सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो कभी भी रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में उसने आपको एक रिएक्शंस दी है और पूछा है वो किसका एग्जाम्पल। उसने कहा है कि 3ClO निगेटिव, और 3ClO निगेटिव से उसने कहा है कि ClO3 निगेटिव प्लस 2Cl निगेटिव। उसने कहा है कि किसका एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उसने कहा है क्या ये ऑक्सीडेशन है, उसने सेकंड बोला क्या ये रिडक्शन है, थर्ड उसने बोला क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन है, उसने फोर कहा है क्या ये डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन से। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई, उसने क्या कहा है कि ClO निगेटिव से क्या बन रहा है, ClO3 निगेटिव और Cl निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एरो से पहले, तो एरो से पहले आपको एक ही कंपाउंड दिया गया है, और एरो के बाद जो बन रहे हैं वो दो कंपाउंड बन रहे हैं। लेकिन अगर हम दोनों कंपाउंड की बात करें तो दोनों कंपाउंड में वही नजर आ रहा है जो हमारे पास पहले कंपाउंड में है, क्योंकि पहले कंपाउंड में हमारे पास क्लोरीन है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके जो दोनों कंपाउंड है उसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है, क्लोरीन नजर आ रहा है। कहने का मतलब क्या, देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना हमेशा, अगर एरो से पहले आपको कोई कंपाउंड मान लीजिए एक्स है वो नजर आ रहा है, और एरो के बाद वो कुछ भी बना रहा हो, मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई भी बना रहा है और एक्स जेड भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स है, और जो बनने वाले प्रोडक्ट है अगर उनमें भी एक्स नजर आ रहा है, तो वो रिएक्शन ऑलवेज कैसी होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। बस ये याद रखना, अगर एरो से पहले जो आपको कंपाउंड में नजर आ रहा है एटम, और वही एटम आपके प्रोडक्ट में भी नजर आ जाए, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो एटम आपको एरो से पहले नजर आ रहा है वही एटम अगर आपको एरो के बाद नजर आ जाए तो वो रिएक्शन ऑलवेज कैसी होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। और एक बात याद रखना, ये एरो से पहले एक जगह नजर आ रहा है तो आगे चल के वो दो जगह नजर आना चाहिए, क्योंकि एक में वो ऑक्सीडाइज होगा, एक में आपका वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो वो ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। आप ऐसे करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, अगर हम इधर ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालें तो कितना बैठेगा, ClO निगेटिव x प्लस 2 माइनस 1, सॉरी 1 -2 इक्वल -1, तो x इक्वल कितना आ गया -1 प्लस 2, x इक्वल कितना रख रहा है +1, तो इधर कितना रख रहा है +1, इधर क्लोरीन कितना रख रहा है +1, और इधर हम देखें तो क्लोरीन कितना रखेगा, इधर निकाल देता हूँ मैं ClO3 निगेटिव, तो x प्लस 3 माइनस 2 -1, तो x इक्वल कितना आ जाएगा -1 प्लस 6, एस इक्वल +5, तो इधर क्लोरीन कितना रख रहा है +1, इधर कितना रख रहा है +5, तो अगर हम कंपेयर करें तो रिएक्शन बना लेंगे। तो ClO निगेटिव से कितना बना है, ClO3 निगेटिव, इधर क्लोरीन है कितना +1, इधर क्लोरीन कितना है +5, कितना ज़्यादा हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन दिस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैक्सिमम सभी को निकालना आता है, तो ये ऑक्सीडेशन, और अगर ये इसके साथ ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसके साथ क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक रिडक्शन शो करेगा, ऑटोमेटिक क्या शो करेगा, रिडक्शन। तो एक में क्या शो कर रहा है ऑक्सीडेशन, एक में क्या हो गया रिडक्शन, तो डायरेक्टली कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और शॉर्ट ट्रिक इसकी याद रखिए, एक्स एक्स से क्या बन रहा है, एक्स वाई एक्स जेड, तो जो इधर है वो अगर इधर भी नजर आ रहा है तो ऑलवेज कौन सी होनी है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने आपको एक सॉल्ट दिया है, और सॉल्ट जो उसने दिया है उसने कहा है कि KX है,
H बाई है और C2O4 का होल Z इंटू 2H2 है। तो हम उसने पूछा है कि इसमें आपको बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन X, Y एंड Z इज, कि इसमें रिलेशंस क्या होगा। आपको पहला ऑप्शन दिया है उसने x माइनस बाई, एक्स प्लस बाई माइनस जेड इक्वल 0। सेकेंड उसने आपको दिया है x प्लस बाई माइनस 2z इक्वल 0। थर्ड उसने आपको दिया है यहाँ पे कि x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल 0। और फोर्थ उसने दिया है नन ऑफ दीज। तो उसने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि आपके पास एक सॉल्ट है जो क्या है KX H/C2O4 का Z इंटू 2H2। तो रिलेशनशिप बिटवीन X, Y एंड Z। तो देखिए कि हाँ हम इनके रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो के का कितना दिया है एक्स लिख लेंगे। के पे कितना चार्ज होता है +1 प्लस बाई दिया है किसके साथ है एच पे कितना होता है +1 प्लस क्या दिया है जेड। अब जेड किसका दिया है ऑक्सिलेट C2O4, C2O4 ऑक्सिलेट OX। अब C2O4 पे कितना चार्ज होता है -K2, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, H2 तो न्यूट्रल है, तो ऊपर कितना हो गया 0। जब ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इक्वल क्या कर लेते हैं 0। मान लीजिए यहाँ पे +2 होता तो इक्वल +2। तो अगर ऊपर किसी कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता है तो ऑक्सीडेशन निकालते समय क्या करते हैं इक्वल 0। अब x की +1 से करा तो +x, बाई से करा +y और इससे किया +z -2 तो -2z इक्वल कितना हो गया 0। तो इसका मतलब क्या रिलेशन आ गया आपका x प्लस बाई -2z इक्वल 0। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ऑप्शंस में होता तो, अगर ऑप्शंस में ये भी बन सकता था आपका x प्लस बाई इक्वल 2z। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस बाई इक्वल 2z। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन उसने आपको दिया है FeC2O4 Cr2O4। मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया है। उसने लिखा है FeCr2O4 में आपसे उसने क्या कहा है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो मेटल आ गई हैं, एक तो ये है और एक आपका क्रोमियम है। आपका एक क्या है Fe है और एक क्या है आपका क्रोमियम है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो फेरस क्रोमेट है। अगर इसके हम नाम की बात करें तो फेरस क्रोमेट है। देखिए नाम का पता होना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने इसका नाम देखा कि FeCr2O4 क्या फेरस क्रोमेट है, तो आपको पता है फेरस की फॉर्म में, क्योंकि आयरन जो होता है आपकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो करता है फेरस, एक क्या करता है फेरिक। तो आपको पता है कि जिसमें अस की आवाज निकलती है, किसकी आवाज निकलती है अस, तो उसमें जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और आपको पता है Fe दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +2 और एक +3। तो जो अस की आवाज आती है तो इसका मतलब क्या है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और इक की आवाज आ रही है तो हायर कर रहा है। अब इसका नाम क्या है फेरस, तो इसका मतलब क्या है ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +2 और फेरिक में कितना करता है +3। तो अगर हम इस FeCr2O4 की बात करें फेरस क्रोमेट की, तो हमें Fe का ऑक्सीडेशन निकालना है और Cr का निकालना है। तो ये क्या होगा यहाँ से ब्रेक होगा, और जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको पता है ये फेरस है तो ये कितनी शो करेगा +2 और कैसे में ब्रेक होगा Cr2O4 2 निगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे Fe का ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे। अब जिसका ऑक्सीडेशन हम निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं x मान लिया, जो ऊपर चार्ज होता है वो इक्वल के इधर, तो x इक्वल कितना आ गया +2। और हम अगर इसमें निकालें तो इसको हम क्या मान लेंगे 2x। 4 ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 और जो ऊपर चार्ज होता है उसको इक्वल के इधर, तो ये कितना आ गया आपका -2। तो 2x प्लस माइनस -8 इक्वल -2।
तो 2x इक्वल कितना आ गया -2 + 8, तो 2x इक्वल कितना आ गया आपका प्लस के 6, और इससे कट हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा x इक्वल +3। तो अगर हम FeCr2O4 की बात करें तो इसमें जो Fe है और क्रोमियम है, अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कितना आएगा +2 Fe का आएगा और +3 Cr का आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट of the most electronegative atom of the most electronegative element in the product of the reactions of BaO2 with dilute H2SO4 ये उसने कहा है। उसने पूछा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ BaO2 विद डाइल्यूट H2SO4, कि जब हम BaO2 की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। देखिए जब हम BaO2 की रिएक्शंस किससे करा रहे हैं H2SO4 से, तो आपको पता है क्या बनेगा, एक तो BaSO4 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपका H2O2, ये बन जाएगा। अब जब ये बन गया है तो अगर हम BaSO4 में करें तो BaSO4 में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम H2O2 की बात करें तो इसमें कौन है, इसमें ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, उसने कहा है ना कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जब हम BaO2 की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं तो जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, BaSO4 में ऑक्सीजन को निकाल लेंगे। अब बेरिलियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड का, तो +2, सल्फर कौन से का है, 6 का, +6, और ऑक्सीजन का तो निकालना है तो 4x, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब ये कितना हो गया +8 + 4x इक्वल 0, तो 4x इक्वल कितना आ जाएगा आपका -8, तो x इक्वल कितना आ गया -2। तो जो पहला प्रोडक्ट बना है आपका क्या बना है BaSO4, इसमें कौन था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपका -2। अब सेकंड क्या दिया आपको, H2O2 बन रहा है। तो अगर हम H2O2 की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है आपका, ऑक्सीजन। तो जब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है और हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हाइड्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2x इक्वल 0, तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा, इधर जाके -2, तो इससे कट हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ गया -1। तो आपको ऑप्शंस क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन इसमें आपको दिया है A 0 -1, B -1 -2, C -2 0 और D -2 -1। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 में उसने आपको एक इक्वेशन दी है P4 + 3OH नेगेटिव + 3H2O, और उसने आगे बोला है PS3 + 3H2PO2। ठीक है, उसने आगे इसमें कहा है कि ये बताना है आपको कि फॉर दिस रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, आपसे क्या पूछा है,
एजेंट्स कौन कौन सा है। आपको एक रिएक्शन दी गई है, एक रिएक्शन में उसने क्या कहा है कि P4 प्लस 3OH प्लस 3H2O से क्या बन रहा है आपका PS3 प्लस 3H2 PO2। उसने कहा कि फॉर दिस रिएक्शंस द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑप्शंस उसने दिया आपको P4 OH निगेटिव, सेकंड में उसने दिया है OH निगेटिव एंड P4, थर्ड में उसने आपसे कहा है कि P4 एंड H2O, और फोर्थ में उसने कहा है कि P4 एंड P4। तो उसने इस रिएक्शंस में पूछा है। अब यहाँ पे इस रिएक्शंस को देखने से एक बात तो कंफर्म हो रही है कि ये कौन सी टाइप की है। मैंने अभी कुछ देर पहले सॉल्व कराया इसी टेस्ट पेपर में कि अगर एक ही एटम या एक ही कंपाउंड एरो के बाद कितनी जगह नजर आता है, 2 जगह नजर आता है। अब यहाँ पे P4 से क्या बन रहा है आपका, एक तो PS3 बन रहा है और एक क्या बन रहा है आपका 3H2PO2 बन रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसने क्या कहा है, अब ये बन रहा है आपका। अब उसने आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे उसने पूछा है कि इनमें से इस रिएक्शंस में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अब जब एक ही एटम 2 जगह नजर आता है, एक जगह यहाँ नजर आ रहा है और एक जगह फास्फोरस यहाँ पे नजर आ रहा है, तो कौन सी रिडक्शन हो गई है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। और ऑलवेज याद रखिए अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस आपके सामने है, कौन सी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपके सामने है तो ऑलवेज याद रखना है कौन सी रिएक्शंस बनेगी, ऑलवेज कौन होगा ऑक्सीडाइज रिड्यूस, जो आपको दिया गया है। ये इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, सीधा याद रखना है आपको। अगर किसी भी रिएक्शंस में आपका क्या हो रहा है, एक ही एटम क्या हो रहा है, 2 प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ऑलवेज याद रखना, कहने का मतलब ये कि जहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस होगी, जहां पे क्या होगी आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस होगी, वहां पे ऑलवेज जो आपका रिएक्टेंट दिया गया है, यार उससे पहले क्या है रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट दिया गया है वही ऑलवेज क्या होना है, ऑक्सीडाइज, और वही ऑलवेज क्या होना है, रिड्यूस। वही ऑक्सीडाइज होना है, वही रिड्यूस होना है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होता है वही ऑक्सीडाइज होता है और वही आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऑलवेज रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो उसने कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा है, उसने कहा है कि विच सब्सटेंस can act only as a reducing agent। उसने आपको ऑप्शंस दिए हैं, उसने पहला कहा है I2, सेकंड BrCl, थर्ड उसने कहा है NaBr, फोर्थ उसने कहा है HiO4। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इनमें से कौन सा काम करेगा, कौन कौन दिया है आपको, I2 दिया है, BrCl दिया है, NaBr दिया है, HiO4 दिया है। अब रिड्यूसिंग के लिए एक ही प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जिनके पास क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इनकी बात करें इन चारों में तो सिर्फ एक ही ऐसा हमें दिख रहा है जहाँ पे मेटेलिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी। और अगर हम चारों ऑप्शंस की बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में हमें दिख रहा है आयोडीन का होता है नॉन मेटल, ब्रोमीन Cl कैसे हो रहा है, नॉन मेटल। लेकिन अगर हम NaBr की बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे BrCl है तो वो BrCl लेते, इसको क्या करते, डिसोसिएट करते, Br पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वो क्या कर लेते कि ब्रोमीन या रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ऐसा नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑलवेज मेटेलिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। और मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें, NaBr में। क्योंकि अगर हम NaBr को लें तो NaBr आपका जब डिसोसिएट होगा या डिकम्पोज होगा तो कैसे डिकम्पोज होगा, Na पॉजिटिव प्लस Br निगेटिव, और Na पॉजिटिव क्या आपकी मेटल है और Br निगेटिव क्या आपकी नॉन मेटल है। तो इसका मतलब क्या, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो जहां पे मेटेलिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी वहीं पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इनमें से ऐसा कौन सा है, कैन नॉट
कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इनमें से कौन सा बिहेव नहीं करेगा। देखिए हर चीज़ का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे इसने जो ऑप्शंस दिए हैं उसने क्या क्या दिया, H2 निगेटिव, SO3 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, H2OH 2 निगेटिव। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम नहीं करेगा। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में रखिए, अगर आपके पास कभी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, क्या है आपके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच है तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई फ्री स्टेट में दिए गए हैं, यहाँ पे सिंगल दिया गया है, यहाँ पे सिंगल H2 निगेटिव दिया गया है, यहाँ पे सिंगल SO3 2 निगेटिव दिया गया है, यहाँ पे SO4 2 निगेटिव दिया गया है, यहाँ पे H2O 2 निगेटिव दिया गया है, तो यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, इन तीन में क्या है कि आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी है और उसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच है। तो जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया जा रहा है और उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, क्या अटैच है, ऑक्सीजन, तो ऑलवेज याद रखिए वो किसकी तरह काम करेगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, तो ये कभी भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए। याद रखना जब भी आपसे कभी भी पूछा जा रहा है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, तो ऑलवेज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जब भी ऑक्सीजन अटैच होगा तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा है, आपको एक रिएक्शंस दी गई है। रिएक्शंस क्या दिया है उसने, उसने दिया है कि XHI बैलेंस करना है आपको बाई HNO3 से, आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पे NO प्लस I2 प्लस H2O। तो उसने आपसे कहा है कि एक्स और वाई क्या होंगे, उसने ऑप्शन दिया X3 बाई 2, X2 बाई 3, X6 बाई 2, X6 बाई 1, ये आपको दिया गया है। अगर ये रिएक्शन आपको दी गई है और इसमें आपसे उसने पूछा है कि एक्स और वाई क्या होंगे, आपके एक्स और वाई क्या होंगे, तो जब भी रिएक्शंस बैलेंस को करने को आ रहा है तो एक बात तो हमेशा याद रख लो, अगर कहीं पे भी आपको HI दिया है, क्या दिया है, HI, कभी भी रिएक्शंस में या आपको I निगेटिव दिया है, याद रखना हमेशा ये बात, अगर किसी भी रिएक्शंस में आपको HI दिया है या I निगेटिव दिया है किसी भी रिएक्शंस में, तो आपको हमेशा जो HI या I निगेटिव का मोल लेना है वो 6 लेना है, ये फिक्स है, ये याद रख लो, खोपड़ी में ये बात बसा लो, सेट कर लो बिल्कुल। अगर किसी भी रिएक्शंस में आपको HI दिया है या I निगेटिव दिया है तो ऑलवेज आपको 6 लेना है। कितना लेना है, 6। यहाँ पे HI दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, X आपका 6 हो गया, तो यहाँ पे अगर हम 6 HI लें और बाई कितना लें, कि आपका ये बन जाए NO प्लस I2, तो 6 HI लिया, ये तो 3 I2 बन गया। अब यहाँ पे H2O भी दिया है, अब H2O कितना निकले, तो आपको पता है कि 6 तो यहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे हम कितना ले लें 3H2O, तो ये बात बन जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो फिक्स हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 6 7 हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका कोई भी मोल ना लें तो कितना मोल लें, 1, तो 1 पे तो फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि X6 2 में ही बैठ रहा है, 2 में तो बैठ नहीं रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए पहले ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा HI या I निगेटिव आ रहा है तो 6 लेना है, कितना लेना है, 6, तो 6 लेने का मतलब क्या है, 3rd या 4 में से एक बात होगी। अगर मैं यहाँ पे 4th कंडीशन फॉलो करूँ, X को कितना लूँ 6 और Y को कितना लूँ 1, तो ये तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन H2O बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि H2O 1 लेने पे कितना हो रहा है 7, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 2, तो यहाँ पे 2NO बन गया, तो नाइट्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 4H2, ऑक्सीजन कितना है 4 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। याद रखेंगे आप,
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। लेकिन ये बात अब भी आपको ध्यान से याद रखनी है कि जब भी आपके पास किसी भी रिएक्शंस में एच आई या आई निगेटिव आ रहा है तो ऑलवेज कितना लेना है इसको? आपको 6 लेना है। कितना लेना है? 6। तो आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस के टेस्ट में 18 क्वेश्चन है, तो 18 में से मैंने 9 क्वेश्चंस के ऊपर आपको डिस्कस कर दिया। कहने का मतलब हाफ पेपर मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी 9 बचे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको जो रिडॉक्स रिएक्शंस का टेस्ट है वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टेक केयर।